हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी-टेट दिसंबर 2019 के ईवीएस के 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा न्यूमेरिक क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नगरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नगरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी, यह हमें बताना है। देखिए, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नगरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 यानी कि 19:45 का मतलब हुआ रात के 7:45। ठीक है, क्योंकि चली कब थी? 29 तारीख को, 29 नवंबर को। नवंबर का महीना होता है 30 दिन का। ठीक है, पहुंची कब है? 1 दिसंबर को, यानी कि 29 नवंबर को चली है, रात के 7:45 पर पहुंची है। 30 का गैप लिया, 1 दिसंबर 2019 को 11:45 यानी ये 11:45 का जो समय है ये सुबह का है। ठीक है, नगरकोइल पहुंची। तो देखिए, 29 को ट्रेवल किया, 30 को किया और 1 को किया। तो 29 तारीख को 7:45, शाम के 7:45 से 30 तारीख के शाम के 7:45 तक का अगर हम समय देखें तो कितना होगा? 24 घंटे। तो लिख लिया 24 घंटे। अब 30 तारीख की शाम के 7:45 से 1 दिसंबर की सुबह 7:45 तक का समय कितना हो जाएगा? 12 घंटे। लिख लिया। हमें कहाँ तक जोड़ना है? 11:45 पर, और हमने जोड़ा कितना है? 7:45 तक। देख लेते हैं। 8:45 तक 1 घंटा, 9:45 तक 2 घंटा, 10:45 तक 3 घंटे और 11:45 तक 4 घंटे, यानी 4 घंटे इसमें हम और जोड़ लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 4 2 6, 6 4 10, 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, यानी कि टाइम जो निकला है वो 40 घंटे निकला है। ठीक है, तो अब हमारी औसत चाल निकल आएगी, जिसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो देखिए, दूरी कितनी दे रखी है? 2120 किलोमीटर। समय कितना निकला था? 40 घंटे। 0 से 0 कैंसिल, 4 कम 4, 4 पंचे 20, 4 तियां 12, यानी कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 53 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? नंबर 1 सुनीता विलियम्स, नंबर 2 बछेंद्री पाल, नंबर 3 सूर्यमणि या फिर नंबर 4 कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? नंबर 1 चुकंदर आलू अदरक, नंबर 2 गाजर हल्दी अदरक, नंबर 3 शकरकंदी मूली हल्दी या फिर नंबर 4 गाजर चुकंदर मूली। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा एक समूह जड़ों का है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, गाजर चुकंदर मूली। बहुत लोगों का इसमें ऑप्शन नंबर 2 भी होगा, गाजर हल्दी अदरक, लेकिन जो हल्दी होता है वो अदरक की ही एक प्रजाति मानी गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 ना होकर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। नंबर 1 आबू धाबी में, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में, नंबर 3 राजस्थान के रेगिस्तानों में या फिर नंबर 4 संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो रेगिस्तानी ओक नाम का वृक्ष है, इसकी जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक ये पानी में ना पहुंच जाएं, और ये वृक्ष अपने तने में पानी को संग्रहित कर लेता है, और वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो स्थानीय निवासी होते हैं, वो पानी की कमी पड़ने पर इस पानी का यूज भी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। पॉइंट बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है।
पॉइंट सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। पॉइंट डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो हमें नेपेंथिस पौधे के बारे में सही कथन बताने हैं। तो पॉइंट ए है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। तो ये गलत है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज नहीं निकालता। ये इस पौधे में एक सुगंधित खुशबू निकलती है जिसकी वजह से पौधे की ओर आकर्षित होते हैं और उसमें फंस जाते हैं, इसीलिए इसे शिकारी पौधा कहते हैं। तो पॉइंट डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। मोहक आवाज नहीं, मोहक सुगंधित खुशबू निकलती है। तो पॉइंट ए और बी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 महाराष्ट्र या फिर नंबर 4 गुजरात। तो सभी जानते हैं कि जो भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये जो दांडी मार्च हुआ था इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था और ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को और इसका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? नंबर 1 मियादी बुखार, नंबर 2 मलेरिया, नंबर 3 चिकनगुनिया, नंबर 4 डेंगू। तो तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो इससे दवा बनती है उसको कहते हैं कुनैन, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में। क्वेश्चन को देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिशा पता होनी चाहिए। तो ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और नीचे है दक्षिण। तो देखिए किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, मान लीजिए ये एक्स है डॉक्टर का घर, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर आते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में। एक्स का ठीक पूर्व किस साइड हुआ? इस साइड, क्योंकि पूर्व इस साइड है, ठीक है। एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, 600 मीटर की दूरी पर एक्स के पूर्व में ए पर आते हैं, ठीक है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। ए का दक्षिण, दक्षिण नीचे है, तो ए के दक्षिण बी पॉइंट पर आते हैं। कितने मीटर की दूरी है? 450 मीटर की दूरी पर, ठीक है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में, बी के पश्चिम में, पश्चिम इस साइड है तो इस साइड बी के पश्चिम में 120 मीटर दूरी पर सी पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर हैं। 90 मीटर की दूरी पर वाई अपने अस्पताल पर है, ठीक है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? अस्पताल कहाँ पर है? वाई पॉइंट पर। डॉक्टर का घर कहाँ पर है? एक्स पॉइंट पर। अस्पताल के सापेक्ष पूछी है तो देखिए, और सीधी रेखा नहीं है तो देखिए ये जो है, अब ये उत्तर की ओर भी है और ये पश्चिम का भी थोड़ा पार्ट ले रही है, तो क्या आंसर होगा? उत्तर पश्चिम। देखिए ऊपर की ओर उत्तर है और इस साइड पश्चिम है और इसके कोने में है, तो क्या होगा आंसर? उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? नंबर 1 झारखंड, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 मणिपुर या फिर नंबर 4 मेघालय। तो चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मिजोरम। और इनके इस नृत्य में बांस का यूज होता है, बांस के बिना यह नृत्य अधूरा होता है, बांस को एक आधार के रूप में यूज किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, नंबर 2 केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नंबर 3 कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल या फिर नंबर 4 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए?
नंबर 1, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, तो ये पॉइंट तो सही है। नंबर 2, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, तो ये भी सही है। बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली हस्तपरक कार्यों में बच्चों को आप संलग्न करेंगे तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा, और बच्चों को जो भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है उससे वे जल्दी सीखते हैं और उनका अधिगम भी स्थायी होता है, तो ऑप्शन 2 भी सही है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, तो ये भी सही है। नंबर 4 है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 सही होता है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है नंबर 1, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, नंबर 3, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या फिर नंबर 4, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। देखिए पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। बच्चे इसे समग्र रूप में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, तो जो पर्यावरण अध्ययन है वो आपकी कक्षा 3 से पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, सही है। अगला पॉइंट भी देखते हैं, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। देखिए पर्यावरण अध्ययन के मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, लेकिन कक्षा 3 से, यहाँ पर 2 लिखा है तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या फिर नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो जब बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है तो यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, मतलब कि उप थीम है? नंबर 1, परिवार और मित्र, नंबर 2, भोजन, नंबर 3, जानवर, या फिर नंबर 4, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो आपको पता होगा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में आपकी 6 थीम होती हैं, जिसमें पहली थीम है आपकी परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम है आपकी भोजन, तीसरी थीम है आपकी पानी, चौथी थीम है आपकी यात्रा, पांचवी थीम है आपकी आवास, और छठी थीम है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो बचा जानवर। जानवर क्या है? ये परिवार की उप थीम है। जैसा कि परिवार और मित्र आपकी एक थीम है, इसी थीम के अंतर्गत आपकी 4 उप थीम आती हैं, जिसमें से एक उप थीम है आपकी जानवर। ठीक है, तो जानवर आपकी एक उप थीम हो गई। फिर आपसी संबंध, काम और खेल, और पौधे, तो ये चारों क्या हुई? उप थीम। किसकी? परिवार और मित्र की। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण यानी कि उप थीम क्या है? तो जानवर है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चंस ईवीएस के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।